नमस्ते बच्चों, मैं अमिता शर्मा आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर भीनासर से। बच्चों, आज हम पर्यावरण कक्षा 7 का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, पर्यावरण। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक के बारे में, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित, ये तीनों घटक हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी की थी। अब इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हमने इसमें देखा था पर्यावरण घटक को, तो हमने इसमें क्या जाना था कि जीवित प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, स्थान होते हैं, वस्तुएं हैं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको बताया ही था पिछले वीडियो में, अब हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आपको पता होगा स्थलमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है एवं जैवमंडल क्या होता है। आइए अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जो परपटी होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जो कठोर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। जैसे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटियाँ हैं, ये सब कहाँ पर होती है? स्थलमंडल होती है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वन बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो घास और जहाँ से हमें प्राप्त होती है, स्थलमंडल से ही प्राप्त होती है। कृषि जितनी होती है वो कहाँ होती है? स्थलमंडल के ऊपर। अब दूसरा देखिए, ये जो चित्र दे रखा है आपको, इसके अंदर आपको स्पष्ट दर्शाया हुआ है कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल क्या होते हैं। वायु तो सभी को पता है, हवा। जल क्या होता है? पानी। तो जहाँ पर जल स्तर प्राप्त होता है वह जलमंडल होता है, जहाँ पर वायु होती है वह वायुमंडल होता है, और जहाँ पर स्थल होता है वह स्थलमंडल कहलाता है। लेकिन जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर वायु, जल और स्थल तीनों चीज़ें उपस्थित होती है, वह क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पर मनुष्य का रहना संभव होता है। आगे देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई है वायु की पतली परत, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है।
इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर, पादप और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जल, वायु और स्थल तीनों उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। और जैवमंडल में ही मनुष्य का रहना संभव है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, है ना। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसमें मुझे अपना केरल गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। भारत के सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? केरल के अंदर। तब भी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बरसात होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कींकर और रेत ही नज़र आते हैं। मरुस्थल के अंदर कींकर ही होते हैं और क्या होती है? रेत ही होती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। रवि ने क्या कहा? कि वहाँ पर क्या मिलते हैं? ऊँट भी मिलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं? अब रवि क्या कर रहा है? हैरत हो रही है उन्हें कि विभिन्न स्थानों पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वह अलग होते हैं, वनस्पति अलग होती है, रहने का तरीका जो होता है वह भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। किसने कहा? शिक्षक ने। जब भी हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो उसका हल जानने के लिए हम किससे प्रश्न करते हैं? अपने शिक्षक से। तो शिक्षक ने कहा कि बिल्कुल बहुत संबंध है एक दूसरे का। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? अब देखिए मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? पारस्परिक क्रिया करता है, तालमेल बिठाता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जब प्रारंभिक मानव था उसने तो क्या किया था? प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जो प्रकृति से हमें फल फूल प्राप्त होते थे उन्हीं से उनकी क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब समय के साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया उनके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। मानव ने
पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनियमित पद्धति का विकास हुआ। वस्तु का लेन देन जो है वह शुरू हो गया। पशु पालना शुरू कर दिया। मनुष्य ने फसल उगाना सीखा, फसल उगाना शुरू किया। ये सब चीज़ें मनुष्य ने समय के साथ साथ सीखी थी। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। और जब औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग की क्रांति हुई, उससे बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है। कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अभी तो मूंगफली की रुत है ना, सर्दियों में हम मूंगफली ज़्यादा खाते हैं। तो प्राकृतिक और मनुष्य के साथ तालमेल होना जरूरी होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। मिजोरम में क्या है, हरियाली ज़्यादा है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। अब क्या है, रवि को उदास देखकर नूरी ने क्या कहा कि आने वाली जो छुट्टियां हैं उसमें आप कहाँ आना, मेरे मिजोरम में आना। हाँ, रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो शिक्षक ने क्या कहा कि आप लोग छुट्टी मनाने जहाँ भी जाओगे वहाँ से क्या लाओगे, वहाँ के भूदृश्य, धरती का दृश्य, लोगों की क्रियाकलाप, लोग क्या क्या कार्य करते हैं, उन सब का चित्र बना के लाओगे। जिससे क्या है, शिक्षक उन्हें बता सके कि जगह जगह, हर जगह पर अलग अलग क्या होती है, क्रियाकलाप होते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अगले वीडियो के अंदर इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।